मेरे बिस्तर पर रोज ही सफेद दाग लगे होते, जिन्हें देखकर मैं परेशान हो जाती, क्योंकि वो दाग कोई आम दाग नहीं थे, बल्कि मेरे घर में बस मैं और मेरे बूढ़े बाप रहते थे। उनकी देखभाल के लिए एक 17 या 18 साल का लड़का आता था, जो रात को मेरे कमरे में आता और मुझे सोते हुए। मैं और बाबा एक नए मोहल्ले में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे। मैंने पुराने मोहल्ले का घर बेचकर शहर से कुछ दूरी पर नई सोसाइटी में घर खरीदा था। मेरे बाबा बीमार रहते थे, इसलिए पुराने इलाके में मैंने अपना घर महंगे दामों में बेचकर नई सोसाइटी में डबल मंजिल का घर खरीद लिया था, ताकि ऊपर की मंजिल हम किराए पर दे सके। और मैंने ऊपर की मंजिल किराए पर दे दी थी, ताकि इसके किराए से घर के खर्च में आसानी हो जाए। कुछ मैं ऑनलाइन काम करती थी, इससे हम बाप बेटी गुजर बसर कर रहे थे। मैं इस मोहल्ले में ज्यादा किसी को नहीं जानती थी, ना ही मेरा किसी के घर ज्यादा आना जाना था। अभी हमें यहाँ शिफ्ट हुए चंद महीने गुजरे थे कि मेरे साथ कुछ अजीब गरीब सी चीजें होने लगी थी, जिसने मेरी जिंदगी को परेशान करके रख दिया था। मैं अपने लिए मौत मांगने पर मजबूर हो गई थी। एक बार मैं सुबह जागी तो मेरे कमीज पर सफेद धब्बे से पड़े हुए थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे धब्बे हैं। अभी मैं यही सोचकर परेशान थी कि ये धब्बे मेरी कमीज पर आए कहाँ से हैं। मैंने देखा मेरे बेड के नीचे कुछ टिश्यू गिरे हुए थे, जिससे बदबू सी उठ रही थी। शायद उस पर नशा या दवाई लगाई गई थी। मैं तो ये सब देखकर सांस लेना ही भूल गई थी। कुछ पल तो मुझे लगा मेरा दिमाग सोचने समझने के काबिल न रहा, बिल्कुल बेकार हो चुका था। मैं अपना सर पकड़े बैठी थी कि ये सब क्या है। मुझे तो रात में अपने साथ ऐसा कुछ गलत होने का एहसास तक नहीं हुआ था। फिर ना तो मैं नींद की कोई मेडिसिन लेती थी, और ना ही इतनी गहरी नींद सोती थी कि मैं यूं बेसुध सोऊं कि मेरे साथ कुछ भी गलत हो जाए और मेरी आंख ना खुले। बहरहाल जो कुछ मेरी आंखें देख रही थी, मेरा दिल और दिमाग उसका सोचने से भी डर रहा था। मेरे घर तो कोई ऐसा शख्स था भी नहीं जो मुझे नशा और कुछ खिलाए और मेरे साथ कुछ भी कर गुजरे और मुझे खबर तक ना हो। मेरे घर में बस मेरे बाप थे। वो इतने बूढ़े थे, मुश्किल से ही चल फिर सकते थे, और वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते थे। ऐसा सोचना भी मुझे गुनाह लग रहा था। मैं एक अनजानी सी तकलीफ में गिरफ्तार हो चुकी थी। मेरी बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि मेरी आंखों से आंसू जारी होने लगे। मेरा दिमाग बुरी तरह से सोच में पड़ गया था। ऐसा कौन हो सकता है? क्या कोई रात को मेरे कमरे में आता है और मुझे गहरी नींद में टिश्यू में कुछ नशे की दवा लगाकर सुंघाकर मेरे साथ? ये ख्याल ही मेरे लिए रूह कांपने वाला था। मेरे लिए इलाका बिल्कुल अजनबी था। मैं किसी को यहाँ जानती तक नहीं थी। मेरे घर कोई आता जाता भी नहीं था, सिवाय एक नौकरानी के, या फिर एक वार्ड बॉय आता था मेरे बाप को कसरत करवाने, क्योंकि उन्हें पैरालाइज का अटैक आ चुका था, जिससे उनकी टांग बहुत बेकार हो चुकी थी। अब तो वह काफी बेहतर हो चुके थे, लेकिन एक वार्ड बॉय रोज आधे घंटे के लिए उनके पास उन्हें कसरत करवाने आता था। लेकिन वो भी शाम के 5 से 6 बजे तक ही बाबा के कमरे में ही रहता था और वहीं से वापस चला जाता था। वह था भी 17 साल की उम्र का लड़का, और मेरा तो उस लड़के से सामना भी कम ही होता था। एक नौकरानी थी, सुबह ही काम करके जा चुकी होती थी, और मुझे नौकरानी से भला क्या डर हो सकता था। इसके अलावा तो मेरे घर पर कोई ना आता था। मैं अपना सर पकड़ कर बैठी थी, मेरे आंसू भी जारी थे कि अचानक से बाहर गेट की बेल बजी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। मुझे दूसरी हैरत का झटका लगा था कि 11 बज गए थे और मैं अभी तक सो रही थी। मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ कि दिन के 11 बज चुके हैं। मुझे लगा 8 बजे हैं, क्योंकि मैं अक्सर 8 बजे उठ जाया करती थी। बाबा को सुबह नाश्ता बना कर देती थी। मैंने अपने दुखते सर को झटका और अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैंने बिल्कुल गायब दिमाग से गेट खोला था तो सामने नौकरानी खड़ी थी। कहने लगी, बेगम साहिबा, बड़ी देर से दरवाजा खोला है, आंखें भी आपकी सूजी हुई है, आज तो बाल भी आपके खुले बिखरे हैं, क्या अभी अभी उठी हैं? नौकरानी की बात पर मैंने अपने हुलिये पर गौर किया था, वरना मैं तो अब तक उन धब्बों और टिश्यू को ही सोचे जा रही थी। मेरे बाल तो खुले हुए थे, हालांकि मैं बाल खोल कर सोने की आदी हरगिज ना थी। फिर मेरे बाल कैसे खुल सकते थे? मैंने तो रात को चोटी बांधी थी। मैं पहले अपने कमरे में चली गई। सामने ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मुझे अपना चेहरा कुछ सुस्त सा लगने लगा था। मेरे बाल बिखरे हुए थे। न जाने क्यों मुझे उससे डर सा महसूस होने लगा था। मुझे लगा मेरे साथ किसी ने। मैं जल्दी से वॉशरूम चली गई और शॉवर लेने लगी थी। पानी के साथ मेरे आंसू भी बह रहे थे। मैं बेआबरू हो चुकी थी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मुझे बेआबरू करने वाला कौन है। मैं हिचकियों से रो रही थी।
बहुत देर तक मैं यूं ही सोचती रही। इसके बाद मैं कपड़े बदल करके बाहर निकली थी। लॉन्ज में आई तो नौकरानी किचन साफ कर चुकी थी। मैं अपनी दिमागी तकलीफ से कुछ बाहर निकली तो ख्याल आया कि बाबा अभी तक भूखे बैठे होंगे। मैंने नौकरानी से सफाई का कहा और बाबा के कमरे में आ गई। वो बैठकर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मुझे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई। कहने लगे, आज तुम काफी देर सोई रही। मैं कब से नाश्ते की राह तकता रहा। अब इस काबिल तो नहीं उठकर कमरे से बाहर निकल सकूं। कब से तुम्हारी राह देख रहा था। जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे अफसोस होने लगा कि मैं वक्त पर अपने बाप को नाश्ता नहीं दे पाई थी। मैं फौरन से किचन में गई, नाश्ता बनाने लगी। लेकिन जैसे ही नौकरानी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि वो इस्तेमाल टिश्यू अभी तक ज़मीन पर गिरे हुए थे। मेरी नौकरानी तो मुंहफट किस्म की औरत थी। वो तो मुझे ये पूछ लेती कि ये क्या है और मुझे शक की निगाह से देखती। मैंने उसे तेज से आवाज़ देकर पुकारा तो घबरा के कहने लगी, क्या हुआ मालकिन? मैंने कहा, मेरा कमरा भी रहने दो, तुम पहले लॉन्ज की सफाई कर लो। वे लॉन्ज में झाड़ू देने लगी। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और वह टिश्यू उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए। पूरा दिन मेरा दिमाग उलझन में ही गुजरा था। आज मैं बाबा के साथ वक्त भी नहीं गुजार सकी। खाना बनाते हुए भी मेरा दिमाग एक बात सोचे जा रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या था। रात को मैंने अपना दरवाज़ा और खिड़की अच्छे से बंद कर दी। रात को काफ़ी देर मुझे नींद नहीं आई। काफ़ी देर में यही सोचती रही कि आखिर कौन ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। लेकिन मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा शख्स ना था। मैं रात को ऑनलाइन काम किया करती थी। मुझे वहम तो नहीं हुआ। मैं सोचते सोचते सो गई। कभी ये सोचती कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन अगली सुबह फिर मेरे कपड़ों पर धब्बे थे और वैसे ही टिश्यू ज़मीन पर गिरे हुए थे। मेरे बाल भी खुले हुए थे। अब तो मुझे एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। मैं सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो हमारे घर आ सकता है। मुझे याद आने लगा कि हमारे किराएदार एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं। बच्चे दोनों छोटे हैं और वो मियाँ बीवी खुद भी जवान है। पहले पहले तो उस औरत ने मुझसे बहुत खुलने की कोशिश की, लेकिन मेरे काम की वजह से मैं ज़्यादातर वक्त लैपटॉप में ही गुजारती थी और फ्री होकर मैं घर के कामकाज करती थी और बाकी का वक्त अपने बाप के साथ बिता देती थी। वह औरत थोड़ी बातूनी किस्म की थी, इसलिए कभी नीचे आ जाती और मुझे अपने ससुराल वालों के किस्से सुनाने शुरू कर देती, जिसे कभी मैं सुन लेती थी और कभी मैं काम का बहाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती। फिर उसने भी आना जाना कम कर दिया था। इसका पति वैसे तो अच्छा था, लेकिन था कुछ नज़र चलाने वाले किस्म का। उनके घर की सीढ़ियाँ हमारे सहन में थी, इसलिए जब भी मैं सहन में किसी काम से खड़ी हुई होती या पौधों को पानी डाल रही होती, वो मुझे देखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगता था। जब तक सीढ़ियाँ चढ़ता रहता मुझे देखता रहता। मुझे उस वक्त उस आदमी की नज़रों से उलझन तो होती थी, लेकिन मैंने इसलिए भी कुछ ना कहा कि बस 2 मिनट की ही तो बात है। अब मैं क्या बार बार किराएदार बदलती। लेकिन जो कुछ अब मेरे साथ होने लगा था, मैं अपनी दिमागी तकलीफ से परेशान हो चुकी थी। मुझे उस आदमी पर शक होने लगा। वो मेरे मकान के ऊपर मंजिल पर रहता है। हो सकता है वही नीचे उतर कर आता हो और मेरे साथ। ऐसी सोचें मुझे तकलीफ में गिरफ्तार कर रही थी। दूसरी परेशानी मुझे ये थी कि रात के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं आता था। कौन मेरे कमरे में आता है, मैं कैसे इतनी गहरी नींद सो जाती हूँ, ठीक से मुझे याद नहीं आता। मैं किसकी हवस का निशाना बन रही थी। अब मुझे ऊपर वाले किराएदार पर शक होने लगा कि हो सकता है कि नीचे आता हो और पिछली तरफ से मेरी खिड़की खोल कर अंदर आता हो। मुझे एक ही हल नजर आया कि मैंने एक भारी अलमारी नौकरानी के साथ घसीट कर उस खिड़की के आगे रख दी, क्योंकि कोई भी इतनी भारी अलमारी हटाकर खिड़की तो नहीं खोल सकता था। इसलिए मैं रात को बेफिक्र सो गई थी। लेकिन अगली सुबह फिर वही सब कुछ हुआ। मैं रोने देने को थी। ये कौन था जो बार बार मेरे कमरे में आता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और ये कौन है जो बंद दरवाजे से अंदर आता है। मैं दरवाजे की कुंडी लगा के रखती हूँ। एक बार मैं सहन में थी जब ऊपर किराएदार औरत मुझसे बोलने लगी और बातों ही बातों में मुझे उसने बताया कि इसका पति कारोबारी काम के सिलसिले में काफी दिन से दूसरे शहर गया है। यह सुनकर मैं सोचने लगी कि अगर इसका पति घर पर ही नहीं है तो ये कौन आदमी है। अब मैं कई रातें जागी ताकि देख सकूं कि मेरे कमरे में कौन आता है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था कि मैं किसी पर शक करती। उन्हीं दिनों मेरे बाबा की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने इस वार्ड बॉय को कुछ दिनों के लिए, दिन रात के लिए अपने घर रख लिया। हालांकि वो बाबा के कमरे में ही होता था, लेकिन एक दिन तो जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि जब मुझे लगा कोई आदमी मेरे कमरे में दाखिल हुआ है।
मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी आंख आहट से खुली थी। मुझे एक काली सी परछाई नजर आई, जैसे कोई है। मेरा तो दिल ही धड़कना भूल गया था। मैं इस कदर डर गई थी कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं ये चाहती थी कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, ताकि ये शख्स पकड़ा जाए, लेकिन इस शख्स का अंधेरे में साया देखकर मेरी आवाज हलक में फंस के रह गई थी। मैं डर के मारे उठकर बैठ भी नहीं सकी और उसे अपने करीब आते देखकर मुझे लगा मेरे अंदर से कोई मेरी रूह खींच रहा है। मैं डर के मारे आंखें जोर से नीचे लिए और अपनी सारी हिम्मत जोड़कर चीख पुकारने लगी। मुझे लगा वह शख्स मेरे मुंह पर हाथ रख देगा या मेरी आवाज दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि ये हुआ कि मेरे शोर की आवाज सुनकर मेरे कमरे का दरवाजा बजने लगा। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया तो सामने वही वार्ड बॉय बहुत परेशान हाल में खड़ा था। कहने लगा, आपके चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्या बात है, क्या कोई चोर घुस आया है? मैं इस वक्त बेहद डरी हुई थी। मैंने हकलाते हुए कहा, मेरे कमरे में कोई था। यह सुनकर वह भी कुछ घबरा कर पीछे हुआ था। वो लड़का ज्यादा उम्र का ना था, बस 17 या 18 साल का ही था। अपनी गरीबी की वजह से मेरे बाबा को संभाल रहा था। कहने लगा, आप कमरे से बाहर निकल जाए तो मैं देख लेता हूँ कि कौन है। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उसने कमरे की सारी बत्तियां जला दी। कमरा एकदम से रोशन हो गया था। उस लड़के ने मेरा कमरा देखा, लेकिन उसे कोई भी सुराग नजर नहीं आया। कहने लगा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, आपको वहम हुआ होगा। मैंने कहा कि मैंने खुद इस कमरे में एक साया देखा और कमरे में अंधेरा बहुत था, इसलिए मैं इस शख्स की शक्ल नहीं देख पाई। मेरी बात से वो कुछ हैरत ज़दा हुआ था। कहने लगा, आपके कमरे में कोई भी तो खिड़की नहीं है, कोई आएगा तो कहाँ से आएगा? कमरा तो आपका लॉक था। यही बात तो मेरी समझ से बाहर थी कि कौन था जो मेरे कमरे में आता था और कहाँ से आता था। मेरा कमरा लॉक था। अंदर मैंने एक शख्स के साए को देखा था। मेरे कमरे में एक ही खिड़की थी, जिसके सामने मैं अलमारी रख चुकी थी। इसके अलावा मेरे कमरे में कोई खिड़की, कोई रोशनदान ना था। अगर कोई शख्स मेरे कमरे में था भी और अगर वो कमरे से ही बाहर निकला था, तो फिर कमरा अंदर से कैसे बंद हो सकता था? मैं जितना इस बारे में सोच रही थी, इतना ही मेरा दिमाग चकराने लगा था। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मुझे कोई भी राह नजर नहीं आ रही थी कि जहां इस मुसीबत से निकल सकूं। वो वार्ड बॉय भी कमरे से बाहर निकल गया और मेरे बाबा के कमरे में चला गया। मैं नहीं समझ पा रही थी कि वह कौन शख्स है जो मेरे पीछे पड़ा है। मैं रोज रात को देर तक जागने लगी थी। मुझे कमरे में घुटन सी महसूस होने लगी थी। हर वक्त मुझे ये डर होता कि जैसे ही मैं सो गई, वो काला साया वाला शख्स कमरे में आ जाएगा और मेरे साथ न जाने क्या कर बैठेगा। मैं इस कदर दिमागी तकलीफ और परेशानी से गुजर रही थी कि शायद मेरे पास अल्फाज नहीं थे जिससे मैं अपनी परेशानी को बयां कर सकती। अभी इस मुसीबत से मैं निकल नहीं पाई थी कि एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे। अपनी इस हालत को देखकर तो मैं और भी ज्यादा डर गई थी। मैं शादीशुदा तो नहीं थी, लेकिन इतनी समझ रखती थी कि ऐसा एक औरत के साथ किस वक्त होता है। 2-4 दिन डर के मारे मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। इधर मेरे बाप भी मेरी तबीयत खराब देखकर परेशान हो गए, लेकिन मेरी तबीयत संभल नहीं रही थी, इसलिए मैं मजबूरन डॉक्टर के पास चली गई। जब तक डॉक्टर मेरा चेकअप करती रही, न जाने क्यों मेरा दिल मेरे बस से बाहर था। कहीं वह मुझे कोई ऐसी खबर न सुना दे जो मेरे लिए बेइज्जती का सबब बन जाए। डॉक्टर मेरे पूरे हालात देखकर, मेरे मुंह से सुनकर कुछ खामोशी से मुझे घूर के देखने लगी। फिर मुझे और टेस्ट लिख कर दिए और मेडिसिन भी लिख दी। मेरा दिल बहुत डर रहा था कि उसने मुझे किस किस्म के टेस्ट करवाने के लिए दिए हैं। मैंने दवा ली और घर आ गई, लेकिन मेरी इस दवा से भी तबीयत नहीं संभल रही थी। मुझे मजबूरन वो टेस्ट करवाने पड़े, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिन बाद आनी थी। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक रिश्ता इसी मोहल्ले से आ गया। मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, किसी से मिलती जुलती भी ना थी। किसी को ये खबर भी नहीं थी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, और ना ही मेरे बाबा ने किसी को ये कहा था कि मेरे रिश्ते देखिए। बहरहाल मैंने इनकार कर दिया। हालांकि मेरे बाप इस बात पर मुझसे नाराज हुए। कहने लगे कि मेरे खातिर तुम क्या घर ही बैठी रहोगी। मैं तो इस वक्त ही उलझन का शिकार थी, इसलिए एक नई मुसीबत में फंसना नहीं चाहती थी। जाने कौन शख्स था जो मेरे साथ एक घिनौना खेल खेल रहा था और मुझे उस शख्स की खबर तक ना थी। मेरा दिमाग अपनी रिपोर्ट की तरफ लग गया था। कहीं डॉक्टर ये ना कह दे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये खबर तो मैं सुनकर शायद जीते जी ही मर जाती। जब से मैंने वो साया देखा था, दोबारा मेरे कमरे में कोई नहीं आया था, ना ही मेरे कपड़ों पर किसी किस्म के धब्बे थे। शायद इस शख्स को ये शक हो गया था मैं अब इसे पकड़ लूंगी और अब इसके धोखे में नहीं आ सकती।
चंद दिन बाद मुझे फिर से उल्टियाँ आने लगी। अब इस बारे में मैंने दिल को थाम लिया था। डॉक्टर के पास चली गई, इनको रिपोर्ट दिखाई। जो खबर उसने मुझे सुनाई मैं तो सुनकर हैरान रह गई थी। कहने लगी आपके लीवर में सूजन है, इसलिए आपका हाजमा खराब है। मुझे तो लगा था वो कहेगी कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी है। मैंने अपना अटका हुआ सांस सही से लिया था। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख कर दी। उस दवाई से मुझे फर्क भी पड़ गया था। एक बार मेरी नौकरानी काम करते हुए मुझे बताने लगी, जो लोग आपसे पहले घर में रहते थे उनकी बेटी भी आपकी तरह बीमार रहने लगी थी और आप भी जब से आई हो बीमार रहने लगी हो। मुझे तो लगता है इस घर पर कोई साया है। वो लोग भी कुछ महीने बाद ही घर छोड़कर चले गए थे। इस घर में जो कोई रहता है ठीक नहीं रहता। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं कमरे में क्या कुछ देख रही हूँ या मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। वह जो कोई भी था बहरहाल इंसान था। साए इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। एक बार मैं नौकरानी के साथ छत पर चली गई। वह कपड़े रस्सी पर फैलाने लगी और मैं इधर उधर छत पर टहलने लगी। जब मेरी नज़र बराबर वाले मकान की छत पर पड़ी, वहाँ जो कुछ मैंने देखा मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। फिर मैं सारी गेम समझ गई थी। मैं फौरन से नीचे उतर गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ एक घिनौना खेल खेलने वाला शख्स कौन हो सकता है। रात को मैंने सोने का नाटक किया था। अपने तकिए के नीचे मैंने टॉर्च लाइट रख ली। मैं सोई नहीं थी, लेकिन कमरे में अंधेरा कर चुकी थी। मेरा दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा था जब मेरे कमरे में एक बहुत बड़ी सीनरी लगी हुई थी और वो हटते ही एक आदमी अंदर आया। मैं इस घर में नहीं थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि सीनरी के पीछे एक दरवाज़ा खुलता है। मैंने ज़रा सी आंखें खोल कर देखी तो उसने अपनी जेब से वो दवाई और टिश्यू निकाले। जैसे ही वो टिश्यू मेरे नाक के करीब करने लगा, मैंने फ़ौरन से तकिए के नीचे से टॉर्च निकाल कर खोल कर उसके चेहरे पर डाल दी। वे एकदम बाजू आंखों पर रखने लगा। मैं फ़ौरन से उठकर खड़ी हो गई। मैंने सारी लाइट जला दी। वो शख्स अब मेरे सामने था। मेरे सामने शर्मिंदगी से खड़ा था। मेरी आंखों से तो आंसू बह रहे थे। वो शख्स मेरे पुराने मोहल्ले में रहता था और वह आवारा किस्म का नौजवान था। कॉलेज के ज़माने से मेरे पीछे रहता था कि मैं उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैं उस आवारा किस्म के शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो मुझे एक दिन कहने लगा कि अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो खुद को बदल लेगा। मैंने कहा मुझे तुम किसी भी सूरत पर कबूल नहीं हो। तभी उसने मुझे कहा था कि वो मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा कि मैं इसके अलावा किसी को अपनाऊं। मैंने उसके डर से वह मोहल्ला ही छोड़ दिया था। मैं नहीं जानती थी कि वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। बावजूद मुझ में एक गलत सोच पैदा करना चाहता था कि मैं ये समझूं कि मेरे साथ किसी ने पाप किया है और फिर वो मेरा रिश्ता भेजे तो मैं वो मजबूरन स्वीकार कर लूँ। वो मेरे कमरे में उस सीनरी के पीछे से आता था, फिर मुझे नशा सुंघा कर बेहोश कर देता और मेरे बाल खोल देता, मेरे कपड़ों पर धब्बे लगा देता कि मैं शक में पड़ जाऊं। उसने मेरा रिश्ता भी भेजा था, लेकिन मैंने इस बार इनकार कर दिया। मैंने कहा मुझे तुमसे बहुत नफरत है। तुमने मुझे दिमागी तौर पर परेशान किया है और तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपनाऊं। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस थी, क्योंकि मैं पुलिस को पहले ही कॉल कर चुकी थी। जब मैंने शख्स को बराबर वाली छत पर देखा था, मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।